अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ सैफ अली और आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 उसका जो लास्ट वाली जो हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ हमारी जो सरगर्मी है उसको हम करेंगे। उसके अंदर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है विच फॉर्म ऑफ सल्फ़र डज़ एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, के रूम टेम्परेचर पे सल्फ़र की कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो वो उसकी रोहम्बिक फॉर्म है जो कि हमने पहले अपने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि कौन सी फॉर्म ऐसी है जो सल्फ़र की जो कि एलोट्रोफी फॉर्म के अंदर हमने सबसे पहले इसी को डिस्कस किया था कि रोहम्बिक फॉर्म जो है सल्फ़र की वो एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे या उस टेम्परेचर पे जब उसको टेम्परेचर नहीं दिया जाता उसकी एलोट्रोफी फॉर्म को चेंज करने के लिए, ठीक है, तब तक वो उसी एलोट्रोफी अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती है, तो वो रोहम्बिक स्टेट में रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ वाइट टिन अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, कि जो वाइट टिन है वही अवेलेबल क्यों होता है रूम टेम्परेचर पे, ग्रे टिन क्यों नहीं होता। तो वाइट टिन इसलिए होता है क्योंकि हमने देखा था कि ग्रे टिन को वाइट टिन में कन्वर्ट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 13.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो जब 13.6 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तो रूम टेम्परेचर जो है वो 25 होता है। तो जब ग्रे टिन को हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा टिन में। तो रूम टेम्परेचर पे हमेशा जो टिन है वो हमें इन वाइट कलर ही हमें जो है ना वो अवेलेबल होगा। उसके बाद है वाई इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड कंसीडर इट्स आइडेंटिफिकेशन करेक्टरिस्टिक्स, कि मेल्टिंग पॉइंट जो है सॉलिड की वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्यों है, कि वही इसकी निशानी क्यों है। तो जो सॉलिड है वो हम जानते हैं कि सॉलिड के मालिक्यूल बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के अंदर एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं, उनको बहुत स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होती है उनकी। तो क्या इसके अंदर हम देखते हैं कि यही तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड की, कि बहुत स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ वो बॉन्डेड होते हैं। तो उनको तोड़ने के लिए उनकी जो काइनेटिक एनर्जी उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसके बॉइलिंग पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यही जो सॉलिड है इसकी बेसिक जो है करेक्टरिस्टिक्स है। सो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है वाई अमोर्फिस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स वाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड डू हैव, कि अमोर्फस सॉलिड जो है तो वो भी सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड भी सॉलिड है। तो अमोर्फस के जो हैं वो मेल्टिंग पॉइंट्स वो कम के होते हैं और क्रिस्टलाइन के जो हैं वो ज़्यादा के होते हैं। तो इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो अमोर्फस सॉलिड है वो शेपलेस होता है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो किसी खास शेप के साथ एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। लेकिन क्रिस्टलाइन के अंदर एक प्रॉपर फॉर्म के साथ, एक प्रॉपर शेप के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ एक दूसरे के साथ वो कंबाइन होते हैं। सो दैट्स वाई उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन के हाई होते हैं, लेकिन अमोर्फस जो है उसकी कोई शेप नहीं होती, किसी भी तरह से वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, सिंपली वो जिस तरह से एक दूसरे से मिले होते हैं। तो इसलिए उनको अमोर्फस सॉलिड्स को तोड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो इसी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं बनिस्बत क्रिस्टलाइन सॉलिड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ लाइटर वन, एलुमिनियम और गोल्ड, हल्का इनमें कौन सी मेटल है, एलुमिनियम या गोल्ड। तो हम इनकी डेंसिटी के हवाले से इनको देखते हैं। तो डेंसिटी हमने पीछे इनके डेंसिटी के टॉपिक में इनकी एग्जांपल आपको बुक पे नज़र आ जाएगी कि जो एलुमिनियम है उसके 2.7 ग्राम्स होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूबिक के अंदर, जबकि गोल्ड के 19 ग्राम होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूबिक के अंदर। तो एक चीज़ जिसके सिर्फ 2 से 3 ग्राम आ रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में, और एक चीज़ है उसके 19 ग्राम आ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है जिसके ज़्यादा ग्राम्स आ रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में वो चीज़ ज़्यादा हाइयर होगी। तो जो गोल्ड है वो ज़्यादा हाइयर होता है बनिस्बत एलुमिनियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ़र मालिक्यूल। सल्फ़र मालिक्यूल का जो फार्मूला है वो S8 है, जो कि हमने देखा रोम्बिक स्टेट में भी S8 है और एलोट्रोफी में भी S8 ही होता है। तो ये मालिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, लेकिन क्या करता है कि इनके अंदर जो मालिक्यूल है उनकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जिस वजह से उनकी एलोट्रोफी फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच एलोट्रोफिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। कौन सी स्टेट है कार्बन की जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है रूम टेम्परेचर पे, तो वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है वो एट रूम टेम्परेचर बहुत स्टेबल होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रेफाइट की एग्जांपल जो है वो आपकी लेड पेंसिल में मौजूद जो इसका जो सिक्का होता है पेंसिल का ब्लैक कलर का, वो जो है वो ग्रेफाइट की एक अच्छी एग्जांपल है, जो कि रूम टेम्परेचर पर अगर आपके पास पेंसिल पड़ी है तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती किसी भी चीज़ के साथ, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल स्टेबल होता है। तो कार्बन जो है वो यही है ग्रेफाइट जो कि रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है। इसके बाद है स्टेट वेदर एलोट्रोपी इज़ शोन बाय एलिमेंट कंपाउंड और बोथ।
जो एलोट्रोफी फॉर्म है यानी कि अपनी खसूसियत को अपनी शक्ल को चेंज कर लेना, अपनी खसूसियत को चेंज किए बगैर अपनी शक्ल को चेंज, कुछ खसूसियत भी चेंज हो जाती है। जैसे हमने देखा था कि जो P4 है जो वो क्या करता है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर, जब तक वो रेड होता है तब वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, लेकिन जैसे ही वो पर्पल होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, लेकिन जब वो रेड हो जाता है तब वो कम डेंजरस हो जाता है। तो हमने इसमें देखा था कि जो इसके अंदर हमारे पास ये कह रहे हैं कि जो एलिमेंट या कंपाउंड इनमें से कौन सी चीज़ है जो एलोट्रोपिक स्ट्रक्चर, जो एलोट्रोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है या दोनों करती हैं। तो इसके अंदर जस्ट एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो एलोट्रोपिक कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं, यानी कि अपने एलिमेंट्स अपने अंदर मॉलिक्यूल के नंबर को चेंज करके वो अपनी ये एलोट्रोपिक फॉर्म को ज़ाहिर करते हैं, या वो अपने जो उनका स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर के साथ वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं उसको चेंज करके, उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके या उसको स्ट्रक्चर को बदल कर वो अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म को चेंज करते हैं। तो हम देखेंगे अगर मॉलिक्यूल में अगर एक कंपाउंड है, अगर हम उसके अंदर मॉलिक्यूल की तादाद को ऊपर नीचे करेंगे तो वो कंपाउंड जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर हम उसके अंदर अगर लेट्स सपोज आयोनिक कंपाउंड है तो आयोनिक कंपाउंड में अगर हम उसकी स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो कंपाउंड है वो किसी भी तरह से एलोट्रोपिक फॉर्म शो नहीं करेगा, जस्ट एलिमेंट करेंगे, क्योंकि एलिमेंट अपनी मॉलिक्यूल की तादाद को चेंज करेंगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, बल्कि वो उनकी एक सिंपल फॉर्म चेंज हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि क्योरिंग विद साल्ट। मीट को प्रिजर्व करना है साल्ट के साथ। तो अगर हमारे पास साल्ट इतनी कंसनट्रेशन में है, इसके 20% कंसनट्रेशन का साल्ट अगर हमारे पास मौजूद है, अगर हम उसको अच्छे तरीके से उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं मीट के ऊपर, तो उसके ऊपर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं जो उसकी डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर हम उसको फ्रिज में नहीं भी रखते हैं, जैसे सिंपल उसको नमक लगा के रख देते हैं, तो क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर उसको ना दिया जाए तो क्या करेगा कि वो मीट जो है ज़्यादा देर के लिए प्रिजर्व हो जाएगा। ऐसे इलाके जिनके जहाँ पर ये फ्रिजेस अवेलेबल नहीं होती, तो वो इसको इसी तरह से जो मीट है उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको अच्छे तरीके से साल्ट लगा के उसके ऊपर जितनी बैक्टीरिया वो ऑटोमेटिकली मर जाते हैं, और बाद में बाहर से बैक्टीरिया का हमला इस पर नहीं होता। जो क्या होता है कि वो जो मीट है वो डिकम्पोज होने से या वो ख़राब होने से गलने सड़ने से बच जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, साल्ट को मीट्स के साथ प्रिजर्व कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। जो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।